भैया बहनों, आज हम लोग कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बारे में अध्ययन करेंगे। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो अगर कोई पिंड बाह्य बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत अगर किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, जहाँ आई है उस पिंड का जड़ता घूर्ण और अल्फा है कोणीय त्वरण, किस कोणीय त्वरण से वो घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो अल्फा है मतलब कोणीय त्वरण है, ये हो जाएगा आपका क्या होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोणीय वेग परिवर्तन की दर अल्फा आपका होता है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए, जो कोणीय संवेग होता है तो कोणीय संवेग होता है जे, और ये होता है जे इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। कोणीय संवेग जे इक्वल टू आई ओमेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आई और ओमेगा जो आपका है, हाँ एक चीज़ के इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, तो चूँकि हमें कोणीय संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात करना है तो ये संवेग है तो डी जे अपान डी टी, समय के साथ इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डी जे अपान डी टी इक्वल टू आई डी ओमेगा अपान डी टी। आई का नहीं होगा क्योंकि आई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जो जड़ता गुण होता है वो आपका नियत है, बस कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको समीकरण 2 बना दें तो समीकरण 1 का दाहिना पक्ष और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष दोनों समान है, तो जब दाहिना पक्ष समान है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डी जे अपान डी टी इक्वल टू टाउ। तो संवेग परिवर्तन और कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर है वह किसके बराबर है, तो बाह्य बलाघूर्ण के बराबर है। आप लोगों ने रेखीय गति में पढ़ा होगा कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, न्यूटन के गतिविषय द्वितीय नियम, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। अगर हम तुलना करें तो रेखीय गति में जो काम बल का होता है घूर्णन गति में वही काम किसका होता है, बलाघूर्ण का होता है, ठीक है। रेखीय काम में संवेग तो घूर्णन गति में कोणीय संवेग। तो आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से, तो अगर आपको रेखीय गति का पता है तो आप तुलना करके घूर्णन गति वाला आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे आप, देखिए आपको बताया गया था कि जो काम रेखीय गति में, देखिए रेखीय गति में, और ये आपका घूर्णन गति, तो जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान का है घूर्णन गति में वो किसका है, बलाघूर्ण और जड़ता गुण का है। रेखीय गति में आपका त्वरण तो घूर्णन गति में कोणीय त्वरण हो गया। रेखीय गति में आपका जो काम बल का है घूर्णन गति में वो काम किसका है, बल आघूर्ण का है। तो ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ कोणीय संवेग बराबर आई ओमेगा, तो आप जानते हैं कि रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो घूर्णन गति में रेखीय संवेग नहीं बल्कि क्या होता है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग J इक्वल टू, तो देखिए जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान का है घूर्णन गति में किसका है, जड़ता गुण का है। रेखीय वेग में, रेखीय गति में वेग, रेखीय वेग, तो इसमें आपका कोणीय वेग, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये चीज़ आपका यहाँ पर हो जा रहा है। आगे देखेंगे रेखीय गति में आपने बल पढ़ा होगा ना, बल F बराबर एम ए, ठीक है। तो घूर्णन गति में बल के यहाँ पर क्या होता है, बलाघूर्ण होता है टाउ। द्रव्यमान के तुल्य क्या यहाँ पर है, तो आपका है जड़ता गुण। यहाँ पर रेखीय त्वरण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, देखिए यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर आपको रेखीय गति के इक्वेशन आपको मालूम है तो आप कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जो तुलनात्मक रूप से आप घूर्णन गति के भी लिख सकते हैं। तो फिर से ध्यान देंगे कि कोणीय समय परिवर्तन की दर किसके बराबर है यह आपको ज्ञात करना था। तो आपने क्या किया कि बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, आई अल्फा, अल्फा का मान आपने भर दिया डी ओमेगा अपान डी टी। उसके बाद आप जानते हैं कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर। तो फिर इसका आप समय के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिए तो समय परिवर्तन की दर आपको मिल गया। दोनों को तुलना करेंगे, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो गया, तो ये चीज़ आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया कोणीय समय परिवर्तन की दर। तो कोणीय समय परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है।
अब इसमें अगला टॉपिक है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है इस पे आते हैं हम लोग। तो आपने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा ही है कि यदि किसी पिंड पर कोई बल न आरोपित किया जाए तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वह नियत होता है। तो उसी तरह से अगर हम कहें कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो यह क्या होगा, तो ध्यान देंगे अगर कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है उसके ऊपर यदि बाह्य बल आघूर्ण कार्य करे, देखिए जो नियम आपने जो सिद्धांत पढ़ा है रेखीय संवेग संरक्षण का, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, रेखीय यहाँ पर क्या कर देना है कोणीय। ठीक है, रेखीय गति में जो काम बल का है तो घूर्णन गति में वो काम किसका है, बल आघूर्ण। तो जहाँ बल आप कहते थे वहाँ पे बल ना कह के क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। ठीक है, अब बाकी सब सेम हो गया आपका। तो क्या कह सकते हैं कि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। J=I क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, नियतांक हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको ये दिख रहा है कि अगर ओमेगा बढ़ेगा तो I का मान घटेगा और I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि dJ/dt मतलब कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बाह्य बल आघूर्ण की क्या होती है, बराबर होती है। तो संवेग संरक्षण कब कार्य करता है, जब बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जब बाह्य बल आघूर्ण जीरो होगा तब क्या होगा, तो dJ/dt इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, टाउ जीरो, बाह्य बल आघूर्ण जीरो। तो अब बताएं dJ क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, dJ जीरो मतलब संवेग परिवर्तन जो है वो क्या है, जीरो। संवेग परिवर्तन जीरो है मतलब संवेग क्या है आपका, नियत है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बाह्य बल आघूर्ण यदि न कार्य कर रहा हो तो पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में। जैसे अगर आप किसी गेंद को बांधकर ऐसे घुमा रहे हों तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे अगर हम लोग उसकी त्रिज्या को कम करते हैं तो त्रिज्या कम करेंगे तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है कोणीय संवेग J=I अगर हम त्रिज्या कम कर रहे हैं मतलब I की वैल्यू कम कर रहे हैं क्योंकि I=mr², त्रिज्या कम करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। I की वैल्यू घटेगी तो ओमेगा का मान बढ़ेगा, मतलब उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई तैराक है जब वो सीधे कूदने के बजाय अपने शरीर को मोड़ लेता है तो शरीर को मोड़ने से उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाता है। मोड़ेगा, कम करेगा आकार को तो R का मान कम हो रहा है, R का मान कम तो I का मान कम। जब I की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें देख लेंगे हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के उदाहरण हैं जहाँ पर यह कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिखता है।